पिछली बार हमने किया था यंग द्विछिद्र प्रयोग और ये प्रयोग थॉमस यंग द्वारा किया गया था। इसको हम यंग द्विछिद्र प्रयोग कहते हैं। जब 1801 में यंग ने ये प्रयोग किया तो उस समय 2 पिन होल का उपयोग किया था, इसलिए हम इसे द्विछिद्र प्रयोग कहते हैं। और अभी के टाइम में हम इस प्रयोग में पतले रेखा छिद्रों का उपयोग करते हैं। रेखा छिद्र पतले का मतलब है कि हमारे पास इस टाइप की संरचना होगी। एक गत्ते के अंदर हम एक पतला सा इस टाइप का होल बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पतला, तो उसको हम पतला रेखा छिद्र कहते हैं। इसको हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। 1801 में सर थॉमस यंग द्वारा किया गया था। इन्होंने प्रकाश को तरंग प्रकृति का सिद्ध करने के लिए ये प्रयोग किया था। ये प्रयोग ये बताता है कि प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है। इसमें व्यतिकरण की घटना का उपयोग होता है और तरंगाग्र का विभाजन किया जाता है। हम इस डायग्राम में गहरी लाइन को सुरंग ले रहे हैं और डॉट डॉट की लाइन को गर्त ले रहे हैं। अभी यहाँ पे ये मान लो एक गत्ता है, गत्ते के अंदर एक छिद्र है, ऐसा मान लेते हैं, और ये इसके लंबवत रेखा है काल्पनिक। यहाँ पे फिर एक गत्ता रखा हुआ है, ये दोनों गत्ते समांतर हैं और इसके सेंटर O से बराबर दूरी पर S1 और S2 दो और रेखा छिद्र ले सकते हैं या फिर होल ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिया, तभी ये प्रकाश किरणें तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ेगा। बताया गहरी लाइन सुरंग है और डॉट डॉट की लाइन क्या है, गर्त है। तो ये तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है। जब S1 और S2 से निकलता है तो इस तरंगाग्र का 2 अलग अलग तरंगाग्रों में विभाजन हो जाता है। 2 नए तरंगाग्र हमें प्राप्त होते हैं और इस तरीके से हमारे पास ये 2 नए तरंगाग्र प्राप्त हो गए। तो ये 2 नए तरंगाग्र आगे चलकर अध्यारोपित होंगे और अध्यारोपित होकर यहाँ पर एक ये पर्दा है, पर्दे के ऊपर क्या करेंगे, व्यतिकरण प्रतिरूप को प्रदर्शित करेंगे। व्यतिकरण प्रतिरूप को प्रदर्शित करेंगे। अगर व्यतिकरण प्रतिरूप को प्रदर्शित करेंगे तो फलस्वरूप यहाँ पे कहीं पे चमकीली और कहीं पे काली फ्रिंजें प्राप्त होती है। केंद्र फ्रिंज चमकीली होती है। देखते हैं कैसे। S1 से निकलने वाले सुरंग और गर्त, ये पूरा गोलीय तरंगाग्र है। और S2 से निकलने वाला भी ये सुरंग, गहरी लाइन, डॉट डॉट की गर्त और ये तरंगाग्र है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 2 अगर गहरी लाइन मिलती है तो हम बोलेंगे सुरंग और सुरंग मिल रहे हैं, कलांतर शून्य है और ऐसी कंडीशन में संपोषी व्यतिकरण हो रहा है। ये कंडीशन कलांतर शून्य की है और कलांतर मतलब दोनों में कोणों का अंतर आएगा आगे टॉपिक वापस। यहाँ पर ये गर्त और गर्त मिल रहे हैं तो भी संपोषी व्यतिकरण होगा। और गर्त और गर्त मिलने की कंडीशन कौन सी, 2 डॉट डॉट के मिलने की। जैसे ये वाला पॉइंट डॉट डॉट का है और ये वाला पॉइंट डॉट डॉट के मिल रहे हैं। एक गहरी लाइन और एक डॉट डॉट की मिले, मतलब एक सुरंग मिले, गहरी लाइन का मतलब एक गर्त मिले, डॉट डॉट की लाइन का मतलब गर्त मिले। तो ये वाला पॉइंट ध्यान से देखें, तो ये डॉट डॉट की लाइन है और ये गहरी लाइन है। गहरी लाइन को हमने सुरंग माना है, डॉट डॉट की लाइन को हमने गर्त माना है। तो यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण होगा। विनाशी व्यतिकरण को हमने गहरे डॉट से प्रदर्शित किया है और संपोषी व्यतिकरण को इस तरह से गोले से प्रदर्शित किया है। संपोषी व्यतिकरण के कारण चमकीली फ्रिंज बनेगी और विनाशी व्यतिकरण के कारण डार्क यानी कि काली फ्रिंज बनेगी। फ्रिंज का मतलब प्रकाश यहाँ पर आता है तो चमकीली फ्रिंज है, ज़्यादा आता है तो प्रकाश की तीव्रता या चमकीली फ्रिंज की तीव्रता ज़्यादा है। प्रकाश अगर यहाँ पे आपतित नहीं होता है तो ये काली फ्रिंज है और प्रकाश बिल्कुल भी आपतित नहीं होता तो ये गहरी काली फ्रिंज है। तो ये चीज़ें हमने इसमें की। अब हम यहाँ से प्रकाश की जो पट्टियाँ बनती है उनकी चौड़ाई ज्ञात करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें कि इसके जस्ट सामने एक पॉइंट मान लेते हैं O डैश। प्रयोग यही है। इसी के लिए हम एक नया डायग्राम और बनाएंगे जो इसमें इससे ही निकलेगा। यहाँ पर हम बिंदु P मान लेते हैं। पर्दे पर कहीं भी P बिंदु है और यहाँ से इस P बिंदु के लिए ये कोण कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। डायग्राम वापस बनेगा।
लेकिन ये डायग्राम इसी में से निकल रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा। ओ डैश ये दूरी है, यहाँ से P तक की दूरी है, वो कोण कितना है, थीटा है। अब S1 से जो तरंगाग्र आ रहा है वो भी यहाँ पहुँचेगा, वो भी यहाँ पहुँचेगा। S2 से जो तरंगाग्र आ रहा है वो भी यहाँ पहुँचेगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से आने वाले तरंगाग्र और S2 से आने वाले प्रकाश में कुछ न कुछ पथांतर जरूर होगा। पथांतर का मतलब उसमें रास्ते का अंतर जरूर होगा, तो ये पथांतर हमें निकालना होगा। तो ये ध्यान रखें, S1 S2 के बीच की दूरी को हम स्मॉल d से प्रदर्शित करेंगे। ये दूरी जो है वो कैपिटल D के बराबर है। द्विछिद्र और पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल D के बराबर है, मतलब हम कह सकते हैं ओ डैश किसके बराबर है, कैपिटल D के बराबर है। तो यही डायग्राम हम वहाँ पे बनाने वाले हैं। तो ध्यान रखें, S1 S2 के बीच की दूरी स्मॉल d है, पर्दे और ये पर्दा और ये द्विछिद्र इसके बीच की दूरी कैपिटल D है। यहाँ पे कोण थीटा बन रहा है और पर्दे पर कई बिंदु P है, वहाँ पे अगर संपोषी व्यतिकरण होगा P पर तो चमकीली फ्रिंज बनेगी और विनाशी व्यतिकरण होगा तो काली फ्रिंज। अब हम ज्ञात करते हैं यंग द्विछिद्र जो प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं, इसमें हम चमकीली और काली दोनों प्रकार की फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो पहले लिखते हैं फ्रिंज चौड़ाई। जो चीज़ अभी हमने डायग्राम में देखी है ज्ञात करना, जो चीज़ अभी हमने डायग्राम में देखी है सेम टू सेम डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। और ये हमारे पास है S1 और S2 द्विछिद्र का पर्दा, ये है S1 और ये है S2, ये सेंटर पॉइंट जिसको हमने वहाँ पे O लिया था, और ये S1 और S2 के बीच की दूरी हमने स्मॉल d ली थी। ध्यान रखना है कि हमने ये पढ़ा भी है कि यंग के प्रयोग में अगर व्यतिकरण फ्रिंजें स्पष्ट चाहिए तो ये द्विछिद्रों के बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए, मतलब ये S1 और ये S2 इनके बीच की दूरी बहुत ही कम होनी चाहिए। ये लंबवत रेखा काल्पनिक है और यहाँ पर पर्दा है, ये पर्दा है, यहाँ पे बिंदु O डैश है, यही बात हमने यंग प्रयोग में की थी। और यहाँ पर कुछ दूरी P पर, यहाँ से कुछ दूरी X पर, Y अक्ष पे इसलिए हम Y भी ले सकते हैं और X भी ले सकते हैं। ये कोण थीटा लिया था हमने और इस थीटा कोण पर कोई बिंदु P स्थित है। ये दूरी हमने द्विछिद्र और पर्दा, ये पर्दा है और ये द्विछिद्र है, इनके बीच की दूरी हमने क्या ली थी, डेल्टा ली थी। अभी यहाँ पर S1 से जो सुरंग और गर्त के रूप में गोलीय तरंगाग्र निकल रहा है वो P तक जाएगा और S2 से निकल रहा है वो भी P तक जाएगा। तो इसके और इसके पथ में डिफरेंस जरूर होगा, रास्ते में अंतर जरूर होगा। हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि S1P छोटा है और S2P बड़ा है, रास्ते में कुछ न कुछ तो अंतर है ही है। मान लेते हैं हम ये 10 मीटर है और ये 12 मीटर है, तो पथांतर जो हुआ वो 2 मीटर का होगा। एक रास्ता S1P जिसको हमने 10 मीटर माना था और दूसरा रास्ता S2P जिसको हमने 12 मीटर माना है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों के बीच का पथांतर जो होगा, रास्ते का अंतर जो होगा वो 2 मीटर होगा। रचना करते हैं हम, यहाँ से बिंदु S2P पर, S1 से S2P पर लंब डालते हैं जो बिंदु M पर मिलता है। ऐसा करने पर ये रास्ता और ये रास्ता सेम हो जाता है। एग्जाम्पल में हम लिया था हमने 10 और ये 12, तो ऐसी कंडीशन में ये 10 होगा तो ये भी 10 हो जाएगा और ये बचा हुआ 2 रह जाएगा। इसको हम डेल्टा मान लेते हैं। तो डेल्टा क्या चीज़ हो गई हमारे पास, पथांतर। अब ये पथांतर पे डिपेंड करेगा कि ये जो व्यतिकरण कैसा हो रहा है, संपोषी हो रहा है या विनाशी हो रहा है। अगर विनाशी हो रहा है और संपोषी हो रहा है, विनाशी हो रहा है तो यहाँ पे या तो सुरंग और सुरंग मिलेंगे या फिर गर्त और गर्त मिलेंगे
श्रृंग और गर्त मिलते हैं तो संपोषी व्यतिकरण होता है। विनाशी अगर हो रहा है तो एक श्रृंग और एक गर्त मिलेगा। एक श्रृंग और एक गर्त मिलने के स्थिति के अंदर पथांतर λ/2 हो जाएगा, देखेंगे। लेकिन अभी की कंडीशन है ये x है, ये कैपिटल D है और ये वाला स्मॉल d है। ये कोण थीटा है। हम सबसे पहले मानते हैं कि पहली बात हम ये मान लेते हैं कि ये जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है और स्मॉल d है वो काफ़ी कम है। माना यहाँ पर स्मॉल d मच लेस देन कैपिटल D है। स्मॉल d का मान बहुत छोटा है, कैपिटल D का मान बहुत ही बड़ा है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में ये जो बिंदु है P वो यहाँ से इस टाइप से है और S1 यहाँ पर है और S2 यहाँ पर है। ध्यान से देखें, काम की चीज़ है। ये S1 है, ये S2 है और ये बीच में O है। ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये इस टाइप से, ये कोण कितना है, थीटा है। हमने क्या माना कि ये जो D है वो बहुत ही कम है और ये D जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में S1P की वैल्यू और S2P की वैल्यू बराबर हो जाएगी। जब बराबर हो जाएगी, अगर ये पॉइंट पास आता रहेगा, S2 भी पास आता रहेगा, मतलब सोचो कि S1 यहाँ होता और S2 यहाँ होता, तो इन लाइनों को हम पैरेलल मानते, समांतर मानते। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइनें समांतर होगी। समांतर दिख नहीं रही है क्योंकि ये दूरी काफ़ी कम है। अगर हम d की वैल्यू इतनी सी ले लें, स्मॉल d की वैल्यू इतनी सी ले लें और ये दूरी ले लें 4 मीटर 5 मीटर की कंडीशन में, तो हमें दिखेगा कि ये लाइन और ये लाइन एक तो समांतर है और दोनों लगभग बराबर है, बराबर ही। तो ऐसी बात हुई। अब अगर हम यहाँ से लंब डालते हैं तो ये बिंदु M पर मिलता है। दोनों डायग्राम बिल्कुल सेम है। अभी तक इसमें क्या देखा है कि हमने ये माना है स्मॉल d मच लेस देन कैपिटल D। तो स्मॉल d का मान बहुत ही छोटा है। ऐसी कंडीशन में ये रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। कौन कौन सी रेखा है, S1P, OP और S2P, ये समांतर होगी। किस कंडीशन में कि d का मान बहुत छोटा हो और ये d का मान बहुत ही बड़ा हो। अब ये अगर समांतर होगी तो यहाँ से ये लाइन है, अगर ध्यान से देखें ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा, ये दो समांतर रेखाएं, ये कोण कितना होगा 90, ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही होगा। तो ये कोण कितना होगा 90 माइनस थीटा। वापस देखिए, सिंपल सी चीज़ है, ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर है। अगर ये तीनों रेखाएं समांतर है, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, ये कोण भी थीटा होगा। अब ये कोण कितना है 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है तो ये कोण कितना हुआ 90 माइनस थीटा, ताकि दोनों को जोड़ेंगे तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 90। तो ये कोण 90 डिग्री हो गया। अगर ये कोण 90 डिग्री हो गया तो ध्यान से देखो, एक है 90 माइनस थीटा, एक है 90, 90 माइनस थीटा, दूसरा है 90 प्लस ये मान लेते हैं x बराबर सबका मिला के त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये पहला कोण ये वाला, ये दूसरा कोण ये वाला और x हमने इसको माना है। तो 90 और 90 180 कैंसिल हो गया, 90 और 90 180 और ये 180 कैंसिल हो गया। x बराबर क्या आया थीटा। ऐसी कंडीशन में ये कोण भी किसके बराबर होगा थीटा के बराबर होगा। ऐसा का ऐसा हम इधर भी कर सकते हैं, ये कोण थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चला कि ये कोण कितना है थीटा है। और दूसरी बात, जब दूरियां बहुत ही ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में ये कोण बराबर ही होंगे। थीटा, ये कोण थीटा और ये कोण थीटा, ये भी आपस में बराबर होंगे।
तो जो कंडीशन हमने मानी है कौन सी, स्मॉल डी मच लेस देन कैपिटल डी, उसका परिणाम क्या आया, उसका परिणाम आया हमारे पास S1 कोण आ गया हमारे पास कि भाई ये थीटा है। इससे सिद्ध भी हुआ कि ये कोण थीटा और ये कोण थीटा, O पे बढ़ने वाला भी और S1 पे बढ़ने वाले दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अभी इसके बाद हमें फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है। तो फ्रिंज चौड़ाई निकालने के लिए क्या करें, त्रिभुज देखो OO' इसमें ये कोण थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, इसके साथ वाली भुजा क्या है, आधार है, और 90 डिग्री ये है, और 90 के सामने वाली ये डॉट डॉट की लाइन जो क्या है वो कर्ण है। तो लिखते हैं कौन सा त्रिभुज, OO', त्रिभुज OO' में tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब है हमारे पास x और आधार है ये वाला OO', इसको हम कैपिटल D लिख देते हैं। थीटा अत्यल्प हो, थीटा अत्यल्प कैसे होगा, उसके लिए हम क्या काम करते हैं, x की वैल्यू बहुत ही छोटी लेते हैं, x की वैल्यू छोटी लेते हैं। सोचो यहाँ पे P बिंदु दिख रहा है, वो P बिंदु नीचे आने लगे, P बिंदु नीचे आने लगे तो ये कोण थीटा के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, P बिंदु जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे ये थीटा कोण कम होता जाता है। तो हम क्या बात बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि ये जो x की वैल्यू है यानी कि O' से P तक की दूरी है, उसको हम ज़्यादा नहीं लेते, बहुत ही थोड़ा लेते हैं। थोड़ा लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में स्मॉल थीटा क्या होता है, नगण्य होता है। तो अल्प हो तो हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा लगभग थीटा के बराबर होगा, थीटा इज इक्वल टू x अपॉन कैपिटल D, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम ये त्रिभुज देखते हैं S1 S2 M में, S1 S2 M, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, क्योंकि ये कोण थीटा है, ये कोण 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला तो कर्ण होता है और थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो इस तरह से हम साइन थीटा बराबर क्या निकाल लेते हैं, लंब कितना है S2M, उसको हम डेल्टा लिख सकते हैं, और कर्ण कितना है, कर्ण है S1 S2, जिसको हम स्मॉल d लिख सकते हैं, S1 S2 की वैल्यू। फिर वही कंडीशन, थीटा अत्यल्प है, ये हमारे पास होता है साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर, कॉस थीटा लगभग 1 के बराबर, और tan थीटा लगभग थीटा के बराबर। कब, जब थीटा अत्यल्प हो। अत्यल्प का मतलब बहुत छोटा हो, थीटा का मान बहुत ही छोटा हो। तो ये 3 रिजल्ट आते हैं, वो अपने को ध्यान रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट हमने क्या कर लिया, थीटा अत्यल्प हो तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, हो तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर। ऐसी कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन स्मॉल d, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, 1 x अपॉन d, 2 डेल्टा अपॉन कैपिटल D, कैपिटल D x अपॉन इसमें साइन थीटा में स्मॉल d आएगा, ये स्मॉल d, तो साइन थीटा की वैल्यू डेल्टा अपॉन स्मॉल d। अभी हमें क्या करना है कि x की वैल्यू निकालने लिए डेल्टा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। यहाँ ध्यान रखना है समीकरण नंबर 3, यहाँ ध्यान क्या रखना है, यहाँ ध्यान रखना है कि कैपिटल D द्विछिद्र और पर्दे के बीच की दूरी है, और स्मॉल d S1 S2 के बीच की दूरी है। अब यहाँ पे 2 प्रकार की स्थितियाँ हो सकती है। हो सकता है बिंदु P पर समकोसी व्यतिकरण बने तो चमकीली फ्रिंज बनेगी ब्राइट, और अगर हो सकता है कि विनाशी व्यतिकरण हो तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे काली फ्रिंज बनेगी डार्क फ्रिंज। तो हम निकाल सकते हैं
चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना। चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना। सेम टॉपिक यही है, कोई नई हेडिंग नहीं है। हम इसमें दो चीज़ें ज्ञात करेंगे, एक चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करेंगे, एक काली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई अगर ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू एन लैम्बडा होता है। कैसे कि ये हमारे पास तरंग है पहली, मान लो S1 से आने वाली। दूसरी तरंग के लिए इसका मान कितना लेते हैं, यहाँ पे दोनों एक ही स्थान से शुरू हो रही है, इसलिए पथांतर डेल्टा इज इक्वल टू 0 है। हो सकता है कि ये तरंग यहाँ से स्टार्ट नहीं होती और यहाँ से स्टार्ट होती है ऐसे, तो भी यहाँ पे संपोषी व्यतिकरण होता। यानी कि पहले n बराबर 0 लिया, फिर n बराबर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो लैम्बडा का डिफरेंस आ गया, पहला यहाँ से लिया था, दूसरा यहाँ से लिया था, लैम्बडा का डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट में क्या करेंगे कि नेक्स्ट में एक लैम्बडा और बनेगा, वहाँ के आगे से लेंगे। इसको और डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी हम काम करते हैं चमकीली फ्रिंज के लिए डेल्टा बराबर क्या होता है, एन लैम्बडा। तो चमकीली फ्रिंज के लिए डेल्टा इज इक्वल टू एन लैम्बडा। जब डेल्टा इज इक्वल टू एन लैम्बडा तो इसमें रखते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 से आ जाएगा एक्स एन बराबर एन लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ऐसे चलता रहेगा। सोचो कि x1 n बराबर 0 रख दिया, n बराबर 0 रख दिया तो ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, x0 बराबर 0। ये फ्रिंज बनेगी इस जगह पर, यहाँ पे बन जाएगी ब्राइट फ्रिंज, चमकीली फ्रिंज। नेक्स्ट हम x बराबर 1 रखते हैं, x1 रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x1, x n बराबर 1 रखा, ये तो n बराबर 0 के लिए, अभी n बराबर हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। तो 1 के लिए xn बराबर आ जाएगा लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। तो अगली जो फ्रिंज बनेगी चमकीली वो यहाँ बनेगी, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो होगा हमारे पास लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। इसको 0 ले लो, इसको 1 ले सकते हो, 0 लिया, इसको 1 लिया, तो ये दोनों के बीच की डिफरेंस कितनी है, लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, ये हो गया। अगर हम यहाँ पे n बराबर 3 रखते हैं तो क्या होगा, n बराबर 3 रखते हैं तो 3 लैम्बडा बाई डी आ जाएगा। n बराबर 2 रखते हैं तो 2 लैम्बडा डी बाई डी आ जाएगा। मतलब ये जो डिस्टेंस नेक्स्ट आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 2 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास 3 लैम्बडा डी है बाई स्मॉल डी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 1 लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, 2 लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, 3 लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, अगली आएगी वो 4 लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी आ जाएगी। सेम वैसे ही इधर भी होगा, कब, जब यहाँ पे -1, 2, 3, 4 रखेंगे। तो इस टाइप से ये B1 सेम, ये B2, ये B3, इसी तरह से डिस्टेंस भी यही रहेगी। तो हम ये नहीं करते हैं, हम क्या काम करते हैं कि NV फ्रिंज के लिए इसके लिए मिटाना होगा, तो हम ये मिटाते हैं। तब तक देख सकते हैं हम ये मिटा रहे हैं।
अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे चमकीली फ्रिंज के लिए NV चमकीली फ्रिंज के लिए, NV का मतलब चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, जो भी है N की कुछ न कुछ वैल्यू होगी, उसके अनुसार से N = 4 होगा तो हम चौथी फ्रिंज बोलेंगे, N = 5 होगा तो हम पाँचवीं फ्रिंज बोलेंगे। तो ये हो गया। अभी हम यहाँ लिखते हैं NV चमकीली फ्रिंज के लिए। फ्रिंज का मतलब है कि प्रकाश जहाँ पहुँच रहा है वहाँ पे प्रकाश पहुँच रहा है तो प्रकाश का कुछ न कुछ पट्टी बनेगी, वो पट्टी की चौड़ाई फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है, और उस प्रकाश की पट्टी को हम फ्रिंज बोल रहे हैं। NV चमकीली फ्रिंज के लिए XN = ये आई गया। तो अब हम यहाँ पे N+1 भी ले लेते हैं, तो XN+1, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, N+1, जहाँ N लिखा हुआ है वहाँ पे N+1 लिख देंगे, लैम्बडा D/d। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो ये वाली NV फ्रिंज है, तो ये वाली क्या है, N+1V, तो 2 है तो 2+1 3 हो गया। अगर हम इन दोनों को घटा देते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, तो इसके बीच की ये दूरी आ जाएगी। ठीक, ऐसा ही करते हैं। तो फ्रिंज चौड़ाई, चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई, चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, बीटा से प्रदर्शित करते हैं इसको, और बीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास XN+1 बाद वाली फ्रिंज माइनस पहले वाली फ्रिंज माइनस XN। अगर हम डायग्राम में समझने की कोशिश करें तो यहाँ से यहाँ तक की फ्रिंज हो जाएगी XN, यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो XN बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो XN+1 बोलेंगे। अगर दोनों को घटा देते हैं तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाती है। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। दूसरा और हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो ये हमारे पास A पॉइंट है, ये हमारे पास B पॉइंट है, जैसे हम इसको A और इसको B मान रहे हैं। अगर हमें ये डिस्टेंस पता है XN+1 और ये डिस्टेंस पता है XN, तो अगर हमें A से B तक की दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे, XN+1 में से और XN को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास A से B तक की दूरी आ जाएगी। तो बीटा = हमारे बीटा क्या है, बीटा चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई है। तो N+1 लैम्बडा D/d माइनस N लैम्बडा D/d, N लैम्बडा D/d यहाँ रख दिया, और ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी N+1 -1 -n और लैम्बडा D/d। कॉमन ले लिया हमने, लैम्बडा D/d कॉमन ले लिया, तो लैम्बडा D/d क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या रहेगा, n से n कैंसिल हो गया, बीटा = आ जाएगा लैम्बडा D/d, 1 बचेगा, इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से हमें पता चलता है कि निर्भरता क्या पता चलती है, पहली बात बीटा समानुपाती लैम्बडा होता है, यानी कि आपतित प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अगर बढ़ाया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई का मान ज़्यादा होगा। जैसे बैंगनी रंग के लिए तरंगदैर्ध्य होता है लैम्बडा = 3800 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेट लगभग, तो इसके लिए, और लैम्बडा रेड कलर के लिए होता है हमारे पास 7800। तो जो लाल कलर का तरंगदैर्ध्य है वो ज़्यादा है, तो उसके लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान ज़्यादा आएगा, बीटा समानुपाती लैम्बडा है। और वॉयलेट कलर का, बैंगनी कलर का जो तरंगदैर्ध्य है वो कम है, तो उसकी फ्रिंज चौड़ाई कम आएगी। मतलब बैंगनी कलर की प्रकाश की पट्टी वो कम चौड़ी दिखाई देगी, लाल कलर की प्रकाश की पट्टी वो ज़्यादा चौड़ी दिखाई देगी, एक बात। दूसरा रिजल्ट आता है हमारे पास डी, बीटा समानुपाती डी। अगर ये डी का मान ज़्यादा होगा तो फ्रिंज चौड़ाई का मान भी ज़्यादा होगा। तो अच्छे व्यतिकरण के लिए
कैपिटल डी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। और तीसरी बात कि बीटा व्युत्क्रमानुपाती स्मॉल डी का मान बढ़ेगा तो फ्रिंज चौड़ाई कम होएगी, खराब होएगी। तो ये जो स्मॉल डी है उसका मान कम होने के लिए प्रकाश स्रोत क्या होने चाहिए, निकट होने चाहिए। ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होती है, मिलीमीटर में ली जाती है। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कर ली है। तो अगर हम चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कर ली है तो अभी हम काली फ्रिंज की चौड़ाई भी इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। बस हमें क्या याद रखना है चमकीली के लिए, लैम्बडा पथांतर एन लैम्बडा होता है। जब संपोषी और व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण पढ़ेंगे तो उस समय ये देखेंगे कि डेल्टा का मान यहाँ पे एन लैम्बडा क्यों लिया। तो अब हम करते हैं इसी में आगे, क्या करते हैं, काली चमकीली को दीप्त फ्रिंज भी कहते हैं, काली यानी कि अदीप्त फ्रिंज जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँचता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम काली फ्रिंज की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं, काली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने वाले हैं। तो लिखते हैं, तो सेम तरीका है हमारे पास, x की वैल्यू जो आई समीकरण 3 उसको हमें ध्यान रखना है। और सेम इसी तरीके से होगा, सेम इसी तरीके से होगा। तो जो चमकीली फ्रिंज की तीव्रता है वो हमारे पास आई है, याद रखना है, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब हम कर रहे हैं काली फ्रिंज की तीव्रता ज्ञात करना। फ्रिंज की चौड़ाई, तो हम काली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करते हैं, उसके लिए भी सही वैसा ही तरीका है, एन वी काली फ्रिंज, काली को अदीप्त भी बोलते हैं जहाँ पे रोशनी कम हो, काली एन वी काली फ्रिंज के लिए, उसके लिए आ जाएगा हमारे पास एक्स एन इज इक्वल टू, सबसे पहली बात तो कि डेल्टा की वैल्यू लिखनी है, डेल्टा इज इक्वल टू 2n-1 लैम्बडा बाई 2 होता है, 2n-1 लैम्बडा बाई 2 होता है। तो यहाँ पे एन वी काली फ्रिंज, अतः समीकरण 3 से काली फ्रिंज जो भी होगी पथांतर ये लेना पड़ेगा, चमकीली फ्रिंज जो भी होगी पथांतर डेल्टा बराबर एन लैम्बडा लेना पड़ेगा। अभी करते हैं, हाँ समीकरण 3 थी हमारे पास, एक्स एन बराबर, एन वी फ्रिंज है इसलिए नीचे एन लगा दिया, वहाँ समीकरण 3 में हमने यहाँ पे एक्स लिखा था। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा था यहाँ पे और यहाँ कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो अभी हम क्या काम करते हैं, 2n-1 किसकी जगह, डेल्टा की जगह, और लैम्बडा और नीचे वाला 2, ठीक है। n+1 वी चमकीली फ्रिंज काली फ्रिंज के लिए, n+1 वी काली फ्रिंज के लिए xn+1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2n+1-1। क्या किया हमने, ये जो n है उसके स्थान पे हमने क्या लिख दिया, n+1 लिख दिया, बाकी सेम टू सेम है 2d। दोनों समीकरणों को ध्यान से देखें, 2 की जगह 2 है, -1 की जगह -1 है, ये वाला पीछे वाला, और इस n की जगह हमने n+1 लिख दिया है। तो xn+1 क्या हो जाएगा, 2n+2-1 गुणा कर दिया ब्रैकेट खोल के, लैम्बडा डी अपॉन 2d। तो xn+1 क्या होगा, 2n+1 लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल 2d।
अगर यहाँ पे n की वैल्यू जीरो रखी जाए, अगर यहाँ पे n की वैल्यू अगर 0 रखी जाए तो क्या होगा? अभी तक आई नहीं है, अभी तक हमें फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो फ्रिंज चौड़ाई, काली फ्रिंज की चौड़ाई, काली फ्रिंज की चौड़ाई उसी तरीके से ज्ञात करेंगे जैसे पिछली बार की थी। इस बार हम बीटा डैश लिख देते हैं। बीटा हमने किसके लिए लिखा था? चमकीली फ्रिंज के लिए। बीटा डैश किसके लिए लिख रहे हैं? काली फ्रिंज के लिए। तो ये हमारे पास बीटा डैश हो जाएगा xn+1 माइनस xn। सेम वही तरीका, बीटा डैश इज इक्वल टू क्या रहेगा? xn की वैल्यू, xn+1 की वैल्यू, तो ये आएगा हमारे पास 2n+1 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2D माइनस xn की वैल्यू 2n-1 लैम्बडा D अपॉन 2D। तो बीटा डैश इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2n+1 माइनस 2n-1 और लैम्बडा D अपॉन 2D। लैम्बडा D अपॉन 2D कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा 2n+1, यहाँ से बचा 2n-1। अभी बीटा डैश इज इक्वल टू बोलो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2n+1 माइनस 2n, ये माइनस माइनस गुणा होके +1 हो गया। ये तो ब्रैकेट सेम आ गया, बार माइनस होने की वजह से अंदर के दोनों के निशान बदल गए, लैम्बडा D अपॉन 2D। तो बीटा डैश इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2n से 2n कैंसिल हो गया, 1 और 1 2 लैम्बडा D अपॉन 2D। 2 से 2 कैंसिल, बीटा डैश इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया लैम्बडा D अपॉन स्मॉल d। अगर हम बीटा का फॉर्मूला देखें, ये इसको समीकरण 5 दे देते हैं और जो बीटा वाला आया था उसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेना। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि बीटा की वैल्यू और बीटा डैश की वैल्यू दोनों बिल्कुल सेम आती है। अतः समीकरण 4 व 5 से, 4 और 5 से क्या हो जाएगा? बीटा डैश, बीटा बराबर बीटा डैश बराबर लैम्बडा D अपॉन स्मॉल d। निर्भरता सेम है, निर्भरता बिल्कुल सेम है। काली फ्रिंज कहाँ बनेगी? यहाँ पे बीच में बनेगी। इसको हम D1 कर देते हैं, यहाँ पे D1 कर देते हैं, इधर की साइड लिख देते हैं D1 और इधर की साइड लिख देते हैं D1। यहाँ सेंटर में D2 बनेगी, यहाँ सेंटर में D3 बनेगी, यहाँ सेंटर में D2 बनेगी और यहाँ ब्राइट, दोनों ब्राइट के सेंटर में D3 बनेगी। यहाँ से महत्वपूर्ण निष्कर्ष आया हमारे पास कि बीटा बराबर बीटा डैश होता है। इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे कि चमकीली फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है और काली फ्रिंज की चौड़ाई होती है बिल्कुल बराबर होती है। निर्भरता के बारे में बात करेंगे तो तरंगदैर्घ्य लैम्बडा पर निर्भर करती है। लैम्बडा का मतलब प्रकाश का जो आ रहा है उसका तरंगदैर्घ्य कैसा है। इसको हम दूसरी भाषा में कलर भी बोल सकते हैं। अगर अलग अलग कलर का प्रकाश आपतित होता है तो यहाँ पे फ्रिंज चौड़ाई भी अलग अलग होती है। और कैपिटल D ये वाली दूरी है जो ज़्यादा होनी चाहिए, स्मॉल d जो ये दूरी है वो कम होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक किया, यंग द्विछिद्र प्रयोग से चमकीली और काली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना। यहाँ अब सवाल किस टाइप से बनते हैं उसको देखते हैं। सवाल में यंग द्विछिद्र प्रयोग की सहायता से चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करो, एक सवाल। दूसरा सवाल तो हमें क्या करना है, समीकरण 3 तक करना है, उसके बाद चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना है। ये स्टेप नहीं करना है, काली फ्रिंज की चौड़ाई नहीं पूछा। अभी पूछे कि अगर काली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करो, काली को अद्वित भी बोल सकते हैं, डार्क भी बोल सकते हैं, काली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 तक तो करना है, उसके बाद डायरेक्ट काली फ्रिंज की चौड़ाई कर लेनी है। ये इतना जितना बोर्ड पे अभी लिखा हुआ है। नेक्स्ट, सिद्ध करो कि काली फ्रिंज की चौड़ाई और चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई आपस में बराबर होती है। जब बराबर होती है तो हमें समीकरण 3 करना है, उसके बाद चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है, फिर उसके बाद काली फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है,
दोनों के फॉर्मूले सेम आएंगे और उसके बाद लिखना है समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर हमें ज्ञात होता है कि बीटा बराबर बीटा डैश बराबर लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। इस टॉपिक पर एक छोटा सवाल और आ सकता है। वो छोटा सवाल ये है कि ये फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता बताइए किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो 3 बातें हमने बताई, लैम्बडा का मान, डी का, कैपिटल डी का और स्मॉल डी का। इसके बारे में पता भी होना चाहिए स्मॉल डी क्या है, S1 S2 के बीच की दूरी, द्विछिद्र के बीच की दूरी, और ये कैपिटल डी क्या है, द्विछिद्र और पर्दे के बीच की दूरी, और स्मॉल डी लैम्बडा क्या है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। दृश्य प्रकाश जो भी होता है हमने लिखा था यहाँ पे बैंगनी कलर का 3800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या चीज़ है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये एक प्रकार की लंबाई का मात्रक है और बहुत छोटी दूरियों का जो मापन किया जाता है वो इसी रूप में किया जाता है। तो ये अपने पास आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।